बेटा ये जो चित्र बनाया फॉर्मिक एसिड को बनाने का बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे भी इसको तैयार रखना। अभी बात करेंगे सबसे पहले कि फॉर्मिक एसिड को आप प्रयोगशाला में कैसे बना करके तैयार करते हैं। तो फॉर्मिक एसिड को प्रयोगशाला में बनाने की विधि मैंने लिख रखी है। अच्छा, फॉर्मिक एसिड का अगर कोई सूत्र भी पूछेगा तो आप उसके फॉर्मूले को आसानी से बता दोगे, HCOOH। फॉर्मूला तो HCOOH है, लेकिन इसे डिफरेंट टाइप से लिखा जा सकता है। अलग अलग प्रकार से आप इसको देख पाओगे कि इसको अलग अलग प्रकार से लिख सकते हैं। फिलहाल बात करेंगे कि अगर फॉर्मिक एसिड को आपको प्रयोगशाला में बनाकर तैयार करना है, क्या करना होगा। मैं पढ़ के सुनाता हूं कुछ लाइनें। लिखा है आसवन फ्लास्क में। तो भैया ये आपके पास जो फ्लास्क है, इसको आप गोलपेंदी वाला फ्लास्क भी बोल सकते हो और आसवन फ्लास्क भी बोल सकते हो। कहता है इसमें से 35 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड ले लेना है और तकरीबन 40 ml के आसपास आपको ग्लिसरॉल ले लेना है। ग्लिसरॉल को आपको तकरीबन 40 ml ले लेना है। इनको मिलाकर मिश्रण को लगभग 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। जानते हो आप इस मिश्रण को जैसे ही 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करोगे, आप इस बात को पाओगे कि अंदर से या इस मिश्रण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस धुएं के रूप में निकलने लगी है। आपको इसको गर्म करते रहना है उतने टेम्परेचर पर। एक समय ऐसा आएगा जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का धुआं निकलना बंद हो जाएगा। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस का धुआं निकलना बंद हो जाए, मैंने देखो लिखा है, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकलना बंद हो जाती है तो ऑक्जेलिक एसिड के कुछ क्रिस्टल को और मिला देना है। और जैसे ही कुछ क्रिस्टल और मिलाओगे ऑक्जेलिक एसिड के, आपको फॉर्मिक एसिड मिलकर तैयार होगा। लेकिन ये फॉर्मिक एसिड पानी पर घुला हुआ होगा। क्योंकि सर ये पानी कब बनकर तैयार हुआ, जो पानी पर घुल गया। तो ये चीजें समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण से। अभिक्रिया को देखना, थोड़ा सा अभिक्रिया बड़ी लग सकती है लेकिन भैया पूछी भी बहुत जाती है। सबसे पहले आपको क्या लाना है, ऑक्जेलिक एसिड, और उसको किसके साथ मिलाना है, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला बच्चा याद रखना, CH2OH, सिंगल बॉन्ड CHOH और लास्ट में CH2OH। ये ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है। और इस ग्लिसरॉल को आपको मिला देना है किसके साथ, ऑक्जेलिक एसिड के साथ। अच्छा, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, COOH, सिंगल बॉन्ड COOH। वैसे भी मैं एक बात बताऊं, अभिक्रिया को समझने में लिखने के तरीके आपको आने चाहिए। कैसे, ऑक्जेलिक एसिड का नाम तो फॉर्मूला आप भी जानते हो, लेकिन मैं लिखता कैसे हूं, COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, ऐसे लिख लेते हैं। फॉर्मूला वही लिखा है ऑक्जेलिक एसिड का, COOH, सिंगल बॉन्ड COOH। लिखने के तरीके में थोड़ी सी अच्छाइयां हो जाती हैं। फिर हम इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने से होगा क्या बेटा, ये OH इसके H को लेकर अलग हो जाएगा। सोचो H OH को लेकर अलग हो जाएगा तो क्या बनकर तैयार होगा, जल। समझ पा रहे हो इस बात को। अगर जल अलग हो जाएगा तो अब मैं देखता हूं मेरे पास क्या बचता है। तो देखो ऊपर के अवयवों में कोई भी चेंज नहीं आया है, इसलिए आप ऊपर के अवयवों को तो ऐसे ही लिखाओगे। नीचे के अवयवों पर चेंज क्या आया है, OH और H तो जल बनाकर अलग हुआ है। बचा क्या आपके पास, CH2 के बाद डबल OC और फिर आपके पास क्या बचा है, COOH। अगर थोड़ा सा भी ध्यान दोगे आप तो इसके नाम को आसानी से पढ़ पाएंगे। नहीं ध्यान दे पाओगे तो फिर नाम को तो कठिनाई से भी नहीं पढ़ा जा सकता। समझो, ये वाला भाग आप देखिए, केवल यहां से यहां तक, इस भाग को देखें। आपको नहीं लगता ये ऑक्जेलिक अम्ल से टूटा हुआ भाग है? और किसके सूत्र पे लगा है, ग्लिसरॉल के सूत्र पर लगाया गया है। मतलब ग्लिसरॉल के फॉर्मूले पर ऑक्जेलिक अम्ल का टूटा हुआ भाग। तो इसका नाम पहले लिखेंगे, इसका नाम है ग्लिसरॉल, क्योंकि ग्लिसरॉल पर लगाया गया है। ऑक्जेलिक अम्ल का टूटा हुआ भाग है, इसलिए इसको बोलेंगे ऑक्सलेट। थोड़ा सा और ध्यान रखना, बीच में एक शब्द का और यूज करेंगे। बेटा जगह कम हो गई लगता है उस शब्द के लिए, मोनो। अब कहेगा सर ये मोनो क्यों लगा दिया, क्योंकि ऑक्जेलिक अम्ल की अभिक्रिया 3 जगह पर हो सकती थी। भाई ऑक्जेलिक अम्ल ने किससे अभिक्रिया की,
OH से की ग्लिसरॉल के, और ग्लिसरॉल पर OH कितने थे? 3, तो 3 जगह पर विक्रिया संभव थी, लेकिन हुई कितनी जगह? 1, तो आप मोनो बताइए। 2 जगह होती डाई, 3 जगह होती ट्राई, तो ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सिलेट बनकर तैयार होता है। फिर हमने अभी इसी अभिक्रिया को और आगे कंटिन्यू किया, हमने इसके टेम्परेचर को बढ़ाकर 110 डिग्री सेल्सियस रख दिया, जिससे क्या हुआ? 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर इसके अंदर से CO2 गैस रिमूव हो गई, निकल गई। अगर CO2 गैस निकल जाएगी बेटा, जो भी बचेगा मैं उसको कहां लिख लेता हूं? नीचे इधर, ठीक है। मैंने देखो ब्रैकेट भी बना दिया है पूरा गोल। CO2 गैस निकल गई, जो भी बचे उसको लिखो। आपके पास बनकर तैयार हुआ CH2OH, सिंगल बॉन्ड CHOH, और बेटा लास्ट में CH2 तो लिखा ही था, और आपके पास बचा क्या? COOH। अगर इसको ध्यान से देखेंगे और नाम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ध्यान से तो भैया हमेशा देखेंगे, नाम पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो इसका नाम है ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट। अब बच्चों के दिमाग में एक बात तो कुछ आ सकती है कि सर ये फॉर्मेट का मतलब क्या? ये फॉर्मिक एसिड से टूटा हुआ भाग है। बिल्कुल टूटा हुआ भाग है। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH। फॉर्मेट कब कहते हो? जब इसका एक H क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। देखो फॉर्मिक अम्ल है HCOOH था, उसका H नहीं गया, गायब है एक H। भाई फॉर्मिक एसिड का सूत्र क्या था? HCOOH, इसका ये वाला H गायब कर दिया गया है, तो अभी तो ये फॉर्मेट ही है। फॉर्मिक एसिड से H को हटा दिया जाए, फॉर्मेट, तो ये इसका फॉर्मूला है ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट। लास्ट स्टेप है, इसकी अभिक्रिया हम बेटा जल के साथ कराएंगे। जब लास्ट में जल के साथ कराएंगे तो जल के साथ अभिक्रिया के दौरान पदार्थ टूटेगा 20 से, और जब 20 से टूटेगा तो आप H2O को ऐसे लिख लीजिए HOH। अगर HOH लिखोगे जरा ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड पे क्या बच रहा है? CH2OH, CHOH, CH2OH, CH2OH, CHOH, और लास्ट में फिर से CH2OH। और मैं देखता हूं मेरे पास राइट साइड पे क्या पदार्थ बच रहा है? HCOOH, HCOOH, और बेटा इसी को तो कहते हैं फॉर्मिक एसिड। मैं क्या सोचता हूं इस अभिक्रिया में, अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन को देखूं और थोड़ी सी अपने दिमाग को और भी ज्यादा यूज करूं, एक बात दिखती है कि भैया ग्लिसरॉल यूज किया गया था शुरुआत में, अभिक्रिया भी बहुत ज्यादा हुई, लेकिन जब अभिक्रिया खत्म हुई ग्लिसरॉल हमको फिर से मिल गया। मतलब ग्लिसरॉल जो है अभिक्रिया के शुरू से लास्ट तक हमको फिर से मिल गया। यही तो लक्षण उत्प्रेरक में होता था। उत्प्रेरक यही तो करता था कि शुरुआत में यूज करते थे, लास्ट में आपको उत्प्रेरक मिल जाता था। तो इसका मतलब इस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का काम क्या ग्लिसरॉल करेगा? बिल्कुल करेगा। जो अभिक्रिया के शुरू से लेके लास्ट तक आपके पास बना रहे, खत्म ना हो, उस पदार्थ को कहते हैं उत्प्रेरक। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में ग्लिसरॉल एक प्रकार का क्या है? उत्प्रेरक। जब लोगों को यह पता चला कि ग्लिसरॉल तो उत्प्रेरक का कार्य करता है, उन्होंने कहा अभिक्रिया को और शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए, क्योंकि इतनी अभिक्रिया तो बहुत बड़ी दिख रही। तो उसने शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखना स्टार्ट किया, मैं यहां लिखता हूं, देखो। सबसे पहले ऑक्जेलिक एसिड को लिखा गया HOOC सिंगल बॉन्ड COOH, और हमने इस पदार्थ को ग्लिसरॉल की उपस्थिति में रखा, क्योंकि ग्लिसरॉल तो एक प्रकार का उत्प्रेरक का काम किया उसने। और जब इसको अलग करोगे, देखो अभिक्रिया होगी कैसे, ध्यान से देखना इसको। यही अभिक्रिया अब मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख के दिखा रहा हूं, इसलिए इसको और भी ध्यान से देखो। इसको हीट किया, हीट करेंगे बेटा, सबसे पहले कौन सी गैस अलग हो जाएगी? CO2। अगर यहां से बेटा CO2 गैस अलग हो जाती है, आपके पास जानते हो क्या बच पा रहा है? HCOOH। कहोगे सर ये वाली अभिक्रिया, क्या इस बड़ी अभिक्रिया का सब्स्टिट्यूट ये? हाँ बिल्कुल सही है। आप ये अभिक्रिया लिखें, ना मन हो तो आप ये अभिक्रिया लिखें, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाए, सचित्र वर्णन करने के लिए कहे
और ज़्यादा नंबर भी आपको प्रोवाइड करें तो फिर बेटा ये रासायनिक अभिक्रिया काम नहीं करती है। समझ पाए? फिर रासायनिक अभिक्रिया आपसे वही पूछी गई है। नॉर्मली 1 नंबर पर क्वेश्चन आपको मिलता है कि ऑक्जेलिक एसिड से फॉर्मिक एसिड कैसे बनाते हैं, लिखा हुआ है। लेकिन आपसे लिख करके आ गया फॉर्मिक एसिड को बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन करिए। भैया सचित्र वर्णन के इसीलिए कह रहा है कि आप वो रासायनिक अभिक्रिया लिख कर आओ। लेकिन जानते हो जब भी ये पदार्थ में अभिक्रिया हुई, हमने देखा कि एक समय जल भी अलग हुआ, एक समय और भी काम हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस अलग हुई। तो लास्ट में जो हमें फॉर्मिक एसिड मिलता है, वो इस पात्र में जो फॉर्मिक एसिड मिला उसमें जल भी होता है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि फॉर्मिक एसिड जल में क्या है, घुलनशील है। अगर क्योंकि फॉर्मिक एसिड जल में घुलनशील है तो अब मुझे क्या करना चाहिए, फॉर्मिक एसिड से उस जल की मात्रा को क्या कर देना चाहिए, अलग। और बेटा मैं क्या सोचता हूं, इतनी जगह पर हम वो बात बता नहीं सकते कि फॉर्मिक एसिड से जल को कैसे अलग कर दिया जाए। तो आप इसको नोट कर सकते हैं और फिर इस बात को पढ़ते हैं कि बने हुए फॉर्मिक एसिड से पानी के अमाउंट या जल के अमाउंट को कैसे अलग किया जाए। तो इसको जल्दी से नोट कर डालो फिर। अच्छा, वो फॉर्मिक एसिड बन गया ना। अभी क्या करते हैं कि प्राप्त हुए फॉर्मिक एसिड, जो कि हम जानते थे कि जो हमें फॉर्मिक एसिड मिला है उसमें तो जल भी घुला हुआ है, तो हम देखो यहां कुछ बातें लिखते हैं, इधर उस चीज को पढ़ते हैं। क्या लिखते हैं कि प्रयोगशाला में प्राप्त हुआ, नहीं हेडिंग नहीं डालना, ऐसे ही लिखते चले जाओ अभी, कि प्रयोगशाला में प्राप्त हुआ फॉर्मिक एसिड जल में घुला होता है, और अगर फॉर्मिक एसिड जल में घुला हुआ है, इसका मतलब फॉर्मिक एसिड में तो अशुद्धियां हैं। पूछेगा किसकी अशुद्धियां हैं, जल की अशुद्धियां हैं। तो हम फॉर्मिक एसिड को क्या करना चाहेंगे, इसको शुद्ध करना चाहेंगे। अतः फॉर्मिक एसिड से जल को अलग करने फॉर्मिक एसिड से जल को अलग करने के लिए हम इसे कुछ विशेष परिस्थितियों से गुजारते हैं, या कुछ विशिष्ट परिस्थितियों से गुजारते हैं, परिस्थितियों से गुजारते हैं। अब विशिष्ट परिस्थितियों से गुजारने का मतलब कहोगे सर जी विशिष्ट परिस्थितियों से तो गुजारने का तो क्या है। भैया जल में इतना ज़्यादा फॉर्मिक एसिड घुलनशील होता है कि नॉर्मली ये जल के अणुओं को छोड़ना ही नहीं चाहता। अगर आपके मन में ऐसा विचार आए कि हम इसे गर्म करके फॉर्मिक एसिड को अलग कर लेंगे और जल को अलग कर लेंगे, तो आप इस बात को भी याद रखना, आसवन विधि द्वारा या गर्म करके भी आप फॉर्मिक एसिड से जल को अलग नहीं कर सकते। तो फॉर्मिक एसिड तो गर्म करके भी नहीं अलग होगा जल से। तो उसके लिए करना क्या होता है, जो भी फॉर्मिक एसिड का जलीय विलयन मिला है, उस फॉर्मिक एसिड के जलीय विलयन को लेना है। तो ये फॉर्मिक एसिड लिख लिया मैंने, इसका जो भी जलीय विलयन मिला है। अब कुछ बच्चा कहेगा इसको देखकर, सर जी ये फॉर्मिक एसिड है, जलीय विलयन का है। बेटा जल को हमको दिखाना भी नहीं है, जल हमको केवल तुमको क्या है हम समझाएंगे। ये फॉर्मिक एसिड कहाँ पर घुला है, जल में। जल कहाँ है, जिसमें ये घुला है। ठीक है, अब हम इसकी अभिक्रिया करवाने वाले हैं PbCO3 से, लेड कार्बोनेट से। जानते हो लेड कार्बोनेट से अभिक्रिया होगा, अगर बच्चा खुद अपने में आप में दिमाग लगाएगा अभिक्रिया उसको बिल्कुल ही समझ में आ जाने वाली है। अच्छा क्या कहते हो, HCOO पर तो निगेटिव चार्ज आएगा और H पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। सोचो यहां पर Pb पर पॉजिटिव चार्ज और CO3 पर नेगेटिव।
अगर आपने आयनों के माध्यम से अभिक्रिया हम लोगों से पढ़ रखी है या हमसे पढ़ रखी है, आप अच्छी तरीके से जानते हो कि H प्लस आयन किससे विक्रिया करेगा? CO3 से। तो दूसरा H प्लस आयन भी तो CO3 से विक्रिया करेगा। सोचो ये दो H अगर CO3 से विक्रिया करेंगे, ये दो H अगर CO3 से विक्रिया करेंगे क्या बनेगा? H2CO3। लेकिन आपको ये बात अच्छे तरीके से पता है कि हम H2CO3 तो लिख ही नहीं सकते, H2O और CO2 लिख सकते हैं। आपके पास बचा क्या? HCOO का होल ट्वाइस और साथ में बचा Pb। ये एक प्रकार का अवक्षेप है। देखो अब इसको अवक्षेप का मतलब जानते हो? इनसॉल्यूबल कंपाउंड, अर्थात ये पानी पर घुलने वाला नहीं। इसका मतलब फॉर्मिक एसिड पहले तो पानी पर घुला था, जैसे मैंने इसकी अभिक्रिया लेड कार्बोनेट से कराई, ये फॉर्मिक एसिड ऐसे नए केमिकल में चेंज हो गया कि अब ये नया केमिकल पानी पर नहीं घुलता। और पानी पर नहीं घुलता तो जानते हो क्या करोगे? घर में चाय छानने वाली छन्नी देखी है, वैसा फिल्टर पेपर ले आओगे और इसको ये जो घोल बनकर तैयार हुआ है उसको छन्नी में से डाल दोगे छन्नक पत्र में। जितना एक्स्ट्रा पानी होगा वो सारा का सारा छन्नक पत्र से कहां जाएगा? क्योंकि ये अवक्षेप है, ये उसी छन्नक पत्र में क्या हो जाएगा? जम जाएगा। अवक्षेप का मतलब ठोस अवस्था में होगा, और आप जानते हो ठोस अवस्था का पार्टिकल उस छन्नक पत्र को पार करके नीचे नहीं आएगा। हाँ, जो पानी जरूर होगा ये छनकर कहां जाएगा? नीचे आ जाएगा। इसका मतलब पानी तो अलग हो गया, लेकिन खराबी जानते हो क्या हो गई? हमें पानी अलग करना था फॉर्मिक एसिड से, पानी तो अलग हो गया, लेकिन क्या जो आपके पास बचा ये फॉर्मिक एसिड है? नहीं। तो यार इससे फॉर्मिक एसिड दोबारा प्राप्त करो। कैसे प्राप्त करो दोबारा? आपके पास जो HCOO का होल ट्वाइस Pb है, इस पर अभिक्रिया करवा दीजिए हाइड्रोजन सल्फाइड की। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड की अभिक्रिया करवाओगे बेटा, Pb अभिक्रिया कर लेगा S से, लेड सल्फाइड का अवक्षेप बनाकर बर्तन की तली पर बैठ जाएगा, और बचा हुआ पदार्थ है HCOO 2 बार है तो H भी तो 2 बार है, बचा हुआ पदार्थ बनाकर तैयार करेगा फॉर्मिक एसिड। अब कहोगे सर जी ये भी तो फॉर्मिक एसिड में घुला होगा? नहीं, ये ठोस पदार्थ बनकर बर्तन की तली पर क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा, और केवल फॉर्मिक एसिड आपको शुद्ध मिलेगा। तो इस प्रकार से अगर आपसे कभी कहता है फॉर्मिक एसिड से जल को कैसे अलग करोगे, भैया ये दो रासायनिक अभिक्रियाएं लिख करके आनी है। और मैं क्या सोचता हूं, आप जहां जहां पर अवक्षेप है या तो आप अवक्षेप लिखिएगा, और या तो अवक्षेप का सिंबल डाउन एरो बना करके आइएगा। आप तभी किसी को रिप्रेजेंट कर पाओगे कि आपने किया क्या है विक्रिया में। तो इस प्रकार से आपको लिख करके आना है। अभी नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, और नेक्स्ट नंबर पे इस बात पर चर्चा करते हैं, क्या सर जी और भी कोई विधि है जिससे फॉर्मिक एसिड को बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है, और भी विधि है। कार्बन मोनोऑक्साइड और NaOH से, अगर आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड और NaOH का विलयन है, आप उससे भी फॉर्मिक एसिड को बना सकते हो। देखो कैसे बना सकते हो। CO प्लस NaOH। तो एक बात तो पहले से स्पष्ट है कि CO NaOH से नॉर्मली अभिक्रिया तो करता ही नहीं है, या ऐसा बोल सकते हैं कि CO की क्रियाशीलता बहुत कम है NaOH के प्रति। तो भैया हम इस बार 6 से 8 बार दाब भी रखेंगे, और इस दौरान 200 डिग्री सेल्सियस ताप भी रखेंगे। आपको दाब नहीं याद है, आप उच्च दाब उच्च ताप लिख करके आ जाइए, ठीक है? इससे परेशान ना हो कि सर जी ने तो ये टेम्परेचर प्रेशर रखा था, अब हमारा क्या होगा? तुम्हारा यही होगा कि वहां उच्च दाब और उच्च ताप लिखाओगे। अभिक्रिया होगी, देखो अभिक्रिया कैसे होगी। HCOO Na, तो सबसे पहले पदार्थ बनकर तैयार होगा HCOO Na, ये पदार्थ बनेगा। बेटा इस पदार्थ की अभिक्रिया किसी भी अम्ल से करा दीजिए, कोई भी एसिड जो तुमको सस्ता एसिड लगता हो या जो एसिड जल्दी से प्रोवाइड होता हो उससे करवा लीजिए। तो मैं क्या कहता हूं, मैं तो एक एसिड की अभिक्रिया करवाता हूं H2SO4 की, H2SO4 की।
कोई बच्चा कहेगा सर जी H को 2 बार लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया H को 2 बार। देखो जानते हो क्यों? देखो Na जो है वो अभिक्रिया करेगा इस पदार्थ से, समझ पा रहे हो किससे अभिक्रिया कर रहा है? NaHSO4 से अभिक्रिया करेगा। तो आप चाहे तो यहां लिख लें NaHSO4, आपके पास बचता क्या है? HCOOH, HCOOH, और फॉर्मिक एसिड ऐसे बना सकते हो। तो अगर आपसे कहेगा कार्बन मोनोऑक्साइड और NaOH के मिश्रण से आपको कैसे बनाना है फॉर्मिक एसिड, आप ये प्रोसेस लिख करके आओगे। नेक्स्ट नंबर लिखते हैं, एक और विधि है जिसमें आप कार्बन मोनोऑक्साइड से ही बनाकर तैयार करोगे फॉर्मिक एसिड को, लेकिन इस बार बेटा आप जल लेने वाले हो। चलो H2O यहां लिख लेना चाहिए नीचे, ठीक है, लिखा रहने दो। अब इसका भी मतलब तो जल ही है। देखो अभिक्रिया करवाओगे तो CO की अभिक्रिया होगी HOH से, बोरान ट्राइफ्लोराइड उत्प्रेरक के रूप में रहेगा और उत्प्रेरक के कैटलिस्ट की तरह यूज होगा। देखो फिर से वही है HCOOH। तो क्या इस बार डायरेक्ट फॉर्मिक एसिड बनकर तैयार हो रहा है क्या? हाँ भैया, इस बार तो आपको वो NaH2SO4 से अभिक्रिया भी नहीं करवानी है, आप तो डायरेक्टली इस बार बना पा रहे हो फॉर्मिक एसिड। तो इस बात को और भी अच्छी चीजें तैयार करना चाहते हो तो भैया यहां लिख दीजिए HP। कहोगे ये क्या है? हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। क्या होता है जब नॉर्मली आपको अभिक्रिया में टेम्परेचर और प्रेशर का नॉलेज नहीं रहता तो यही काम किए ही जाते हैं। आप खुद सोचिए, आपने अपने कोर्स में कितनी अभिक्रियाएं पढ़ रखी हैं अभी तक, और उन सभी अभिक्रियाओं के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है कि उस टेम्परेचर पर अभिक्रिया सबसे अच्छी मात्रा में प्रोडक्ट को तैयार करती है। क्या हर एक अभिक्रिया का ताप कोई तैयार कर सकता है? कठिन है ये अपने आप में। तो जिन अभिक्रियाओं के टेम्परेचर और प्रेशर की रीडिंग आप अच्छे तरह से जानते हो उसको लिखिएगा, और जिन अभिक्रियाओं के टेम्परेचर और प्रेशर को आप अच्छे तरीके से रीडिंग नहीं जानते हैं उसके लिए तो कुछ तरीके भी बनाए गए हैं, अब वो तरीके यूज करिएगा। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, कहेगा क्या और भी कोई प्रोसेस ऐसा है जिससे आप फॉर्मिक एसिड बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। हमारे पास भैया एक पदार्थ है मेथिल एल्कोहल CH3OH। अब CH3OH लिख लिया जाए पहले। अगर हम इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं, वैसे तो आप उत्प्रेरक भी जानते हो, कहोगे सर जी हाँ उत्प्रेरक तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, K2Cr2O7 और H2SO4 का सॉल्यूशन। वो क्या करेगा? अब नवजात ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेगा, और वो नवजात ऑक्सीजन अभिक्रिया कैसे करेगा देखना इसको। सबसे पहले 2HO के साथ अलग हो जाएंगे। अगर 2HO के साथ अलग हो जाएंगे जानते हो क्या बनेगा? H2O। अब मैं देखता हूं मेरे पास बचता क्या है। देखो तो मेरे पास 2H और O निकल गया, एक H बचा, C बचा, H बचा, O बचा, HCHO। मुझे एक बार इसका और नवजात ऑक्सीजन के थ्रू ही ऑक्सीकरण करवाना होगा। आप पूरा ना लिखना चाहें तो देखो इसका भी मतलब होता है ऑक्सीकरण, ये हुआ है ऑक्सीडेशन। ऑक्सी करके आप डैश कर दीजिए, समझ गया देखने वाला व्यक्ति कि अरे भैया ऑक्सीकरण की बात बता रहा है। ऑक्सीकरण होगा तो बेटा सबको जोड़ लो, HCH और O। लेकिन अच्छा लगने के लिए जानते हो इसको कैसे लिख लेंगे? HCOOH। ऐसा देखने में क्या फिर बहुत अच्छा लगने लगता है, और हम यही चाहते थे कि देखने में अच्छा लगे। एक अभिक्रिया और है, इसको भी लिखेंगे और इसको लिखेंगे इस जगह पे। ये अभिक्रिया जो है इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। एक तो प्रयोगशाला विधि बहुत अच्छी है, दूसरे नंबर पर इसका नंबर आता है, ये जो मैं अभी लिख रहा हूं प्रोसेस। बेटा आपके पास एक पदार्थ है जिसका नाम है क्लोरोफॉर्म। फॉर्मूला जानते हो क्लोरोफॉर्म का? CHCl3, CHCl3। क्या है अभिक्रिया को मैं स्टार्ट तो करूंगा,
लेकिन क्या है, अभिक्रिया के बाकी हिस्सों को लास्ट तक ले जाने का जिम्मेदारी आपका है। जैसे आप ना बता पाओगे, मैं यहीं से छोड़ दूंगा, काम खत्म, और हम फिर अपने मन से अभिक्रिया गलत लिख देंगे। फॉर्मिक एसिड की जगह पे कोई खतरनाक एसिड बना देंगे, सल्फ्यूरिक एसिड बना दूंगा मैं भी। तो स्टेप स्टार्ट कराना सर जी का काम है, बाकी आप लास्ट तक ले जाओगे, ये आपका काम है। इसकी अभिक्रिया क्षार से करवानी है। क्षार से करवाओगे तो क्षार का सूत्र है NaOH Na। अगर आपके दिमाग में ये बात ना आए तो फिर भैया बताना, आ जाए तो अच्छी बात है। क्या कहते हो, Na किससे अभिक्रिया करेगा? Cl से। तो क्या आपको ये लग पा रहा है कि तीनों Cl इन तीनों Na के साथ अभिक्रिया कर लेंगे, बनकर तैयार होगा 3Na। अच्छा, क्या लगता है आपके पास H बचा, C, और C में के साथ तीन जो बॉन्ड थे उन पर किसको लगा दिया जाए? OH। लेकिन क्या कुछ बात OH को देखकर समझ में आ रही है? अनस्टेबल है। हाँ, यही बात तो मैं कहना चाहता था कि इसको पता करो, अनस्टेबल। इसको जरूर लिख देते हैं, हम जानते हैं अनस्टेबल है, लेकिन लिखते क्यों है? ताकि आपके भी दिमाग में बिल्कुल आ जाए बात, नहीं हाँ ये अनस्टेबल था। अच्छा, अनस्टेबल होता तो ये किसको अलग करता है अपने अंदर से? जल। अगर अपने अंदर से जल को अलग कर देगा, सोचो, तो ये तो जल अलग हो गया, बचा कौन? H सिंगल बॉन्ड C, फिर 2 O और H डबल OH। तो इस प्रकार से फॉर्मिक एसिड को बना सकते हो। हालांकि और भी प्रोसेस मेरे पास है जिससे फॉर्मिक एसिड को बना सकते हो, इसको नोट करते हैं, वो विधि भी पढ़ते हैं फॉर्मिक एसिड को बनाने की। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के द्वारा भी कभी कभी फॉर्मिक एसिड बनाने के लिए आता है। अच्छा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से जब फॉर्मिक एसिड बनाने के लिए आप दो अभिक्रियाओं को तैयार रखें, बिल्कुल उसी समय जैसे ही कहे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से, कहोगे दो अभिक्रियाएं मेरे पास हैं। तो पहली अभिक्रिया जिसमें, क्या कोई व्यक्ति ये बात जानता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जिसमें कार्बन एटम्स के बीच या तो डबल बॉन्ड पाया जाए या तो ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए। अच्छा, संतृप्त में क्या होता है? कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाए। ठीक है, इसकी हम अभिक्रिया करवाएंगे, या ऐसे भी बोल सकते हो कि इस पर हम अभिक्रिया करवाएंगे KMnO4 के अम्लीय विलयन से। और KMnO4 का जो अम्लीय विलयन होता है वो प्रोवाइड कराता है नवजात ऑक्सीजन। अगर यहां पर अभिक्रिया में K2Cr2O7 भी लिख देता, सेम अभिक्रिया होती। इस जगह KMnO4 H2SO और H+ आयन लिख देता तो भी सेम अभिक्रिया हुई। ये सारे के सारे उत्प्रेरक का काम बस एक है, नवजात ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना। तो इन्होंने भी आपस में मिलकर नवजात ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया। नवजात ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने की बात आएगी तो नवजात ऑक्सीजन बनाएगा तो बहुत सारा, लेकिन पदार्थ को जितना जरूरत होगी वो उतना केवल रखेगा। रखेगा कैसे? देखो ध्यान से, पदार्थ के दो बॉन्ड टूट गए, बेचारे का इसका भी दो बॉन्ड का नुकसान हो गया, इस बेचारे का भी दो बॉन्ड का नुकसान हो गया। तो उस नुकसान की भरपाई करो। कैसे भरपाई करो? 2 ऑक्सीजन दे दो इनको और 2 ऑक्सीजन दे दो इनको। कहोगे सर जी इससे क्या होगा? भैया जल्दी से ध्यान से देखो, लाइन के इस साइड पे फॉर्मिक एसिड ही लिखा है, HCOO और फिर एक बचता है। तो क्या कहते हो, अगर इस तरफ HCOOH है तो यहां भी तो फॉर्मिक एसिड ही है, तो बनकर तैयार होता है 2HCOOH। इससे ज्यादा अभिक्रिया में कुछ करना मत। ये तुम्हारा 2 लिखने का इच्छा नहीं, बिल्कुल छोड़ाना। अभिक्रिया की बैलेंसिंग मायने नहीं रखती इस स्टेज पर आकर के। जो अपना अभिक्रिया को बैलेंस नहीं हो रही तो तुम टेंशन लिए हो, कहते अब क्या होगा, सर पकड़ के बैठ गए, भैया अभिक्रिया बैलेंस है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। एक और अभिक्रिया देखेंगे बेटा, जरा देखते हैं। एक ये भी तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ही है। कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात आ गई, ऑक्सीजन तो 2-2 रख देंगे अभी भी, ये ड्यूटी तो बिल्कुल पकड़ के लेके आए। 2 ऑक्सीजन तो रखेंगे, लेकिन बेटा सोचो 2 ऑक्सीजन तो रख दोगे, लेकिन उस बार क्या था, हाइड्रोजन इसके पास 2 थे, तो एक हाइड्रोजन पहले लिखा था, एक लास्ट में काम चल गया था। इसमें तो हाइड्रोजन भी नहीं है। तो तरीका भैया देखो, सबसे पहले इसको जल के साथ घोलेंगे। अगर जल के सूत्र को आप ऐसा लिख सकते हो तो भैया फिर बहुत ही अच्छा करते हो।
फिर आप लोग बिल्कुल हीरो हो, समझ लो। कुछ बच्चों के तो मन में हीरो वाली फीलिंग भी आ रही है, मन में सोच रहे वाह, हाँ हीरो बन जाओगे, पढ़ो लिखो, फिर इसके बाद हीरो से भी अच्छे बन जाओगे। चालू करें इसको। देखो ट्रिपल बॉन्ड टूट गए, और जब ट्रिपल बॉन्ड टूटे तो तरीका देखो, बंटवारा इसका भी हुआ, एक तरफ मिला केवल H और एक तरफ मिला OH, समझे। एक तो ये बात, कितने ऑक्सीजन थे, 3, करो बंटवारा। बंटवारा करोगे तो अब बच्चों के मन में कितना कितना हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएं। भैया बंटवारे का मतलब है सही सही बंटवारा करवाना। सोचो तुम्हें 3 ऑक्सीजन बांटने हैं, इनको और इनको देना है, तो 3 ऑक्सीजन में से अगर हम इसको 1 ऑक्सीजन दे देते हैं, इसको 1 ऑक्सीजन देते हैं, तो तीसरा तो बचा जा रहा है। जानते हो किसको देना चाहिए, पहले वाले को, क्योंकि इनके पास ऑक्सीजन की एक पहले से कमी है, तो हम बंटवारे का मतलब सही बांटने आए, बांट दिया सही सही। तो बेटा देखो जरा HCOOH, तो इस बार भी 2 मोल बनकर तैयार हुआ, 2HCOOH, फॉर्मिक एसिड यहां भी बनकर तैयार हुआ। तो ऊपर वाले पदार्थ का एथिलीन नाम था। डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन से अगर फॉर्मिक एसिड बनाने जाओगे तो केवल ऑक्सीकरण, लेकिन ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन से अगर ट्रिपल बॉन्डेड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से अगर आप फॉर्मिक एसिड बनाने जाते हो तो पहले आपको उस ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड की जल से विलयन से विक्रिया, फिर ऑक्सीकरण या जलीय विलयन का ऑक्सीकरण करवाना होगा। अभी नेक्स्ट नंबर पे मैंने पहले से लिख रखा है फिजिकल प्रॉपर्टीज, फॉर्मिक एसिड की भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। तो भैया फॉर्मिक एसिड के भौतिक गुण में से तो कुछ बातें तो पहले से याद रखने लायक हैं, जो आपको हर बार सुननी नहीं चाहिए। एसिड लिख कर आ जाए आपको वो बातें तो पहले से पता हो। कौन कौन सी बात पहले से पता हो, रंगहीन होता है ये पता हो, तीव्र गंध देता है ये भी पता हो, और द्रव पदार्थ है ये भी पता हो। कहेगा सर जी कुछ एसिड तो ऐसे भी थे जो गंध नहीं देते थे। बेटा वो हायर मॉलिक्यूल वाले एसिड थे जिनमें कार्बन एटम की संख्या 11-12 पाई जाती थी, 10, 12, 14, 15, 16 पाई जाती थी। और ऐसे एसिड आपके कोर्स में पढ़ने के लिए नहीं है। आपके कोर्स में 2 एसिड है, एक फॉर्मिक एसिड, दूसरा एसिटिक एसिड। ये दोनों ही रंगहीन होते हैं, दोनों ही तीव्र गंध देते हैं, और दोनों ही द्रवावस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, कहता है जल में घुलनशील है, बिल्कुल घुलनशील है। फॉर्मिक एसिड जल में इसलिए भी घुलनशील है क्योंकि वो जल के अणुओं के साथ कौन सा बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्वेश्चन अगर आएगा फॉर्मिक एसिड जल में क्यों घुलनशील है, क्योंकि फॉर्मिक एसिड के अणु जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, जल में घुलनशील है। कहता है नेचर कैसा होता है। अब देखो प्रकृति में कई चीजें पूछ लेता है। प्रकृति में इस बात को भी पूछ लेता है कि अम्लीय क्षारीय है, प्रकृति में इस बात को भी पूछ लेता है कि ज्वलनशील है, प्रकृति में इस बात को भी पूछ लेता है कि पदार्थ विषैला तो नहीं है। लेकिन यहां पे जो प्रकृति नेचर बताया गया वो कैसा है, अम्लीय। नेक्स्ट नंबर पे मैंने लिखा है संक्षारक होता है। संक्षारक का मतलब जानते हो, जिस भी ऑब्जेक्ट में जाएगा या जिस भी ऑब्जेक्ट में रखा जाएगा उस ऑब्जेक्ट को खराब करने की कोशिश करेगा, खास करके मेटल्स को, धातु को। मैं फॉर्मिक एसिड की बात नहीं करता, केवल आप किसी भी एसिड को मेटल कंटेनर पे नहीं रख सकते, क्योंकि ये मेटल का तुरंत ही क्या कर देता है, संक्षारण या ऑक्सीकरण, और धातु के बर्तन को खराब कर देता है। आपके यहाँ अचार रखे होंगे, किसी के यहाँ धातु के बर्तन पर तो अचार रखे ही नहीं होंगे, और फिर ये एसिड की क्षमता तो फिर भी ज्यादा होती है, ये तो बिल्कुल खराब कर देगा। तो संक्षारक नेचर होता है, त्वचा को जला देता है। ऐसा नहीं कि त्वचा को जबरदस्ती जला देगा, हाँ त्वचा के कांटेक्ट में आएगा तो त्वचा को जला देगा। समझ पा रहे हो, जो लिखवा दिया सर दिन त्वचा को जला देगा तो आप तुम भगे भगे घूम रहे हो। फॉर्मिक एसिड देखते हो, भगते हो, कहते हो ये भैया त्वचा को जला देता है, लेकिन कब जलाता है, जब ये त्वचा के कांटेक्ट में आता है, इससे पहले नहीं। अगला नंबर, ये लास्ट जो नंबर है, आप इसको तैयार कर भी सकते हो, तैयार नहीं भी कर सकते, दोनों ही चीजें इसके लिए तो बराबर ही हैं। लिख रखा है मैंने कि गलनांक होता है 5.6 डिग्री सेल्सियस, और जो इसका क्वथनांक होता है वो 100.5 डिग्री सेल्सियस। अब क्योंकि मैंने यहां पर दोनों ही बातें लिखी हैं, अब इस जगह पर एक बात देखो तुमसे करेंगे,
फॉर्मिक एसिड को अगर जल में घोल दिया गया हो या फॉर्मिक एसिड जल में घुला हो, फॉर्मिक एसिड का क्वथनांक होता है 100.5 डिग्री सेल्सियस और जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा था, पहले जिन्होंने फर्स्ट ईयर में अच्छी पढ़ाई कर रखी है, कभी कभी क्या होता है जब ध्रुव ध्रुव आपस में मिलते हैं, मिले होते हैं, उनको अलग करने के लिए आप पदार्थ को गर्म करते हो। कैसा गर्म करते हो कि टेम्परेचर एक पदार्थ के क्वथनांक से कम रहे और दूसरे पदार्थ के क्वथनांक से, तो जिस पदार्थ का क्वथनांक कम होगा, जैसे मैं सोचता हूं मुझे ऐसा मिलता, एक पदार्थ मिलता ए, एक पदार्थ मिलता बी, इसका क्वथनांक 50 डिग्री सी, इसका क्वथनांक 75 डिग्री सी। आप अगर इसको 60 डिग्री सी पर गर्म करते, सोचो ये पदार्थ भाप बन के उड़ जाता, भाप बन के उड़ जाता, अलग बर्तन में इकट्ठा कर लेते, ये पहले बर्तन में इकट्ठा कर लेते, आपने द्रवों को अलग कर लिया। इनको गर्म करके सर जी ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि जानते हो इनके क्वथनांक के बीच का अंतर जो है वो बहुत ही कम है। आप एक पदार्थ को गर्म करने जाओगे, दूसरा भी भाप बन के उड़ जाएगा। भाई देखो डिफरेंस क्या है, 0.5 डिग्री सेल्सियस, ये तो मायने भी नहीं रखता ज्यादा, इतना कम टेम्परेचर का डिफरेंस है। यहां क्यों गर्म कर पा रहे थे? क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा था। आप गर्म करके एक पदार्थ को अलग कर लेते, दूसरे पदार्थ को अलग। कभी इनको गर्म करके भी अलग नहीं कर सकते क्योंकि इनके बीच का क्वथनांक का जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम है। इसलिए हमने गर्म नहीं किया, बल्कि इसको लेड कार्बोनेट में घोलकर फिर दूसरी विधि से इसको अलग किया गया। तो फिर इसको तैयार रखिएगा। रासायनिक गुण उपयोग को पढ़ते हैं फिर अगली क्लास पे।